कार्तिक, इस इलाके में और खासकर गुजरात की जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पटेल समुदाय की या पाटीदार समुदाय की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। जी। हालांकि वो सिर्फ पूरी आबादी का सिर्फ 11% हैं, लेकिन अगर आप विधानसभा में उनके एमएलए की संख्या देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 30% के आसपास या 25% के आसपास जो है पटेल विधायक होते हैं। अगर इस वक्त का जो पटेल विधायकों की संख्या है 182 में से तकरीबन 47 विधायक है, अगर मैं मेरी याददाश्त के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो 11% उनकी आबादी है और 47 उनके विधायक हैं। जबकि मुस्लिम आबादी वहां 10% के आसपास है और पिछली विधानसभा में सिर्फ 3 एमएलए थे। इसका मतलब है कि पटेल कम्युनिटी बहुत पावरफुल कम्युनिटी है। बहुत तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पटेल कम्युनिटी की भूमिका इस बार क्या होने वाली है, किस तरीके से ये वोट करता रहा है और कैसे ये गुजरात की पॉलिटिक्स में इतना पावरफुल था और 2017 में कैसे उसने बीजेपी की जड़ें हिला दी थी। जी, बहुत लोडेड क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केवल ये नहीं कि एमएलए कितने, आशुतोष जी, अगर आप आज भी कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे सब पार्टियों का, खासकर की बीजेपी का, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो पटेल समुदाय से आ रहा है। तो पटेल समुदाय 12 से 15% एक आंकड़ा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आंकड़ा 20 से 25% भी हो सकता है। कुछ भी हो, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी ये बहुत इन्फ्लुएंशियल समुदाय है। इसमें भी दो पटेल हैं, एक कड़वा पटेल है और एक लेउवा पटेल है। जो सौराष्ट्र का इलाका है वहां पर लेउवा पटेल का ज्यादा डोमिनेंस है। अब आपको याद होगा आशुतोष जी कि इनका इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री में, सोसाइटी में बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि पुराने जमाने में पटेल पाटीदार वो लोग हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं जो जमीन होती थी उसके लैंड रिकॉर्ड रखा करते थे। ये सरकारी इनका एक पद हुआ करता था। उसके साथ साथ ये बड़े किसान भी माने जाते थे उस जमाने में। ये मैं अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस समय से इनका वर्चस्व बनता आया है। ये वही बात हो गई कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि ठाकुरों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन उनका एक वर्चस्व है, एक सामाजिक वर्चस्व है। ऐसे ही पाटीदार समाज का एक सामाजिक वर्चस्व है। आपको याद होगा कि पिछले साल या अभी इस साल जब प्रशांत किशोर की बात हो रही थी कांग्रेस में आने की, तो उन्होंने कहा, उनकी एक बात चल रही थी कि अगर वो आएंगे तो गुजरात के कैंपेन में कांग्रेस नरेश पटेल साहब को अपना सीएम कैंडिडेट प्रस्तुत कर सकती है। नरेश पटेल साहब एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कैसे एक पटेल समुदाय का जो लीडर, वो उसका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो लेउवा पटेल स्वयं तो है, लेकिन वो कड़वा पटेल को भी साथ में लाकर कहीं ना कहीं पटेल समुदाय की बैकिंग लेकर चुनाव को बदल सकते थे। अब ये भी समझे कि क्योंकि पटेल समुदाय इतना डोमिनेंट है, इस वजह से उनके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन भी होती है कि इस इलाके में एक और समाज है, कोली समाज। वो कोली समाज कहीं ना कहीं काउंटर पोलराइज होता है, लेकिन वो, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि संख्या में पटेल से ज्यादा है, लेकिन वो इतना संगठित नहीं है, वो इतना वेल टू डू नहीं है। तो इस वजह से पटेल समाज बहुत अहम है। हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि जब सोलंकी साहब ने 1980s में खाम का फॉर्मेशन का कॉल दिया था, तो सबसे नाराज जो एक ग्रुप था वो पटेल ग्रुप था, और उसकी वजह से बीजेपी का कहीं ना कहीं राइज होता है। अगर आप पुराने आंकड़े देखेंगे कि 85 के बाद जब कांग्रेस का पतन होना शुरू होता है, तो उसमें पटेल समुदाय का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन फिर वक्त देखिए कि 32 साल बाद, खाम के 85 के इलेक्शन के 32 साल बाद 17 में हार्दिक पटेल नाम के एक व्यक्ति द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है। 15 में कांग्रेस उनको अपने चुनाव कैंपेन में शामिल कर लेती है, साथ में अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी को भी, और पटेल वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ भी अपना रुझान दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय नाराजगी होती है पटेल समुदाय की कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन ये बात एग्जैक्टली, तो इसमें हम ये लेउवा पटेल का ज्यादा डोमिनेंस सौराष्ट्र में है। हम जब नॉर्थ की बात करेंगे तो वहां कड़वा पटेल भी आएंगे। और एक आखिरी बात, जो अभी तक मेजॉरिटी मुख्यमंत्री पटेल हुए हैं वो सब लेउवा हुए हैं। जो अभी भूपेंद्र भाई हैं वो कड़वा पटेल। कार्तिक, एक बात हमारे दर्शकों को और बताइए कि जो ये पाटीदार आंदोलन था 2017 का, ये पाटीदार आंदोलन के पीछे के कारण क्या थे? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि गुजरात की पॉलिटिक्स में ये डोमिनेंट है, पिछले कम से कम 30-35 सालों से तो डोमिनेंट है ही है ये, और ज्यादातर मुख्यमंत्री जो पटेल समुदाय से हुए हैं वो लउवा पटेल या कड़वा पटेल में से हैं। इसके अलावा वहां पे ये एग्रीकल्चर या दूसरी समाज के अंदर भी इनकी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भूमिका है। तो ये जो आंदोलन किया पाटीदार आंदोलन, उसके पीछे का बुनियादी कारण क्या आपको समझ में आता है और क्यों यह आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चला गया? देखिए आशुतोष जी, हम ये देखते आए हैं राज्य दर राज्य की जो
डोमिनेंट कास्ट कभी होती थी वो रिजर्वेशन की मांग कर रही है। हिमाचल में अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कि वहां पर ब्राह्मण क्षत्रियों के समाज बन गए कि हमें कोटा चाहिए। आपने हरियाणा में हमने देखा कि जाट एजिटेशन, महाराष्ट्र में देखा मराठा एजिटेशन, गुजरात में देखा पाटीदार एजिटेशन। तो ये एक थीम है। इस थीम के बॉटम में ये है आशुतोष जी कि युवाओं में नौकरियों का संकट है। इससे इस बात से आप बिल्कुल नहीं अपना मुंह फेर सकते। आप आज की तारीख में भी रेलवे की कोई वैकेंसी निकलती है, 1000 वैकेंसी निकलेंगी तो 15 लाख एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो ये अपने आप में एक ऐसा संकट है जिसको हमें समझना होगा। और जो पाटीदार आंदोलन था उसके राजनीतिक जो भी उसके रीजंस रहे हो, लेकिन आप इतनी बड़ी जनसंख्या को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर आप एक मूवमेंट चला रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद वो ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। अगर वो ग्रो हुआ इसका मतलब सही में मुद्दे थे। एक पॉलिटिकल एलिमेंट तो होता ही है लेकिन एक सोशल एलिमेंट भी होता है। तो मुझे जो मेरी समझ है 2015 के परिप्रेक्ष्य की, वो ये कि देखिए एग्रेरियन डिस्ट्रेस था, प्रॉब्लम थी नौकरियों की। कुछ लोग तो खैर ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी के अंदर का काम था, कि बीजेपी की जो गुजरात की इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें एक खेमे ने इस खेमे को प्रॉप अप किया ताकि जो उस समय की मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा की जाए। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये शायद बहुत सालों बाद किसी किताब में लिखा जाएगा, लेकिन हम तो बस ये बता सकते हैं कि पॉसिबल कारण क्या था। आपका आप म्यूट में आशुतोष जी। अपने दर्शकों को मैं एक और जानकारी दे दें। दरअसल जो पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे थी, एक लड़की थी, वो लड़की एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के बाद वो उस पर कम्पीट नहीं कर पाई। कम्पीट न करने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वो पटेल समुदाय की लड़की थी और ये कहा जाता था कि हार्दिक पटेल की शायद वो कजन या चचेरी बहन थी। वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर पाटीदार समाज ने कहा कि हमारे लड़के लड़कियां जो है अब समय काफी बदल चुका है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लिहाजा हमको आरक्षण दिया जाए। और यह आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा हो गया था। हार्दिक पटेल जो महज 22 या 23 साल की उम्र थी, अचानक एक लड़का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उभर कर सामने आता है और इतना पावरफुल हो जाता है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाने की ताकत रखता है और गुजरात के अंदर एक संकट पैदा हो जाता है। तो ये जो पटेल समुदाय का जो आंदोलन था, कार्तिक, डेटा में बात करने के पहले एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 2017 से लेकर 2022 के बीच में कैसे बीजेपी ने मैनेज किया पटेल समुदाय को, क्योंकि आरक्षण तो दिया नहीं उनको। जब आरक्षण नहीं मिला तो कैसे मान गए वो? आज ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मैनेज कर लिया पटेल समुदाय के एंगर। मैं नहीं कहूंगा पूरी तरीके से मैनेज है, बट पटेल समुदाय के एंगर को, गुस्से को मैनेज कर लिया, वो भी बिना आरक्षण दिए हुए। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, जैसे कि आशुतोष जी, तो ईडब्ल्यूएस कोटा में तो ये अब इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो हार्दिक पटेल ने भी ये बोला कि देखिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं मैं उससे खुश हूं और इस वजह से मैं अब बीजेपी के साथ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने परसेप्शन मैनेज कर लिया। तो आजकल तो पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है। तो इस वजह से, और प्लस मुझे एक और बात ये लगती है आशुतोष जी, कांग्रेस ने मोमेंटम लूज कर दी। जो मोमेंटम कांग्रेस के प्रति बन रहा था 2017 में, वो पिछले 3-4 साल में कांग्रेस ने लूज कर दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जीत कर आए एमएलए उस समय, हम जब बात करेंगे 17 में, उसमें से कच्छ में, सुरेंद्रनगर में, मोरबी में, राजकोट में, जामनगर में, इन सारे जिलों से डिफेक्शंस हुए हैं कांग्रेस से। और ये डिफेक्शंस होकर फिर वो लीडर जब बीजेपी की टिकट पे लड़ते तो बीजेपी के बन जाते हैं। तो ये सिर्फ चुनाव के रनअप में नहीं हुआ है, 2020 के राज्यसभा चुनाव से पहले होना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीजें इसमें गई हैं इसको मैनेज करने के उसमें। लेकिन अभी जैसा आप बता रहे हैं कि उस समय 17 में जो ग्राफिक हमारा है, कांग्रेस ने सुरेंद्रगढ़, जूनागढ़, मोरबी, गिर सोमनाथ, अमरेली जैसे जिलों में स्वीप करा था। स्वीप, लिटरल स्वीप। मैं और बताऊंगा आंकड़े जब हम सीटों के पर आएंगे। लेकिन बीजेपी की कुछ पॉलिसी मैनेजमेंट और साथ में कांग्रेस का मोमेंटम लूज करना, ये मुझे दो कारण दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की तारीख में पटेल समुदाय बहुत खुश है। अगर आम आदमी पार्टी एक स्पेस देख रही है अपने लिए, उसका कारण सूरत है। सूरत का पाटीदार वोट है। तो पाटीदार वोट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत खुश नहीं है, लेकिन लैक ऑफ अल्टरनेटिव। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी सूरत बेल्ट और सौराष्ट्र बेल्ट में फोकस कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि जो पाटीदार जो नाराजगी थी
वो कांग्रेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई, बीजेपी पार्शली मैनेज कर पाई है, तो जो बाकी का बचेगा शायद हम उसका क्लेमेंट बन सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।